हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल क्या पढ़ा था हम लोग ने, कुछ याद है कि सब भूल गए? कुछ थोड़ा बहुत। चलिए देखिए, कल हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना था कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, और उसका जो एक्सप्रेशन था वो हम लोग ने फाइंड किया था। गुड इवनिंग साई। तो अब आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग आगे चलेंगे और जानेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। देखिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मीनिंग है। अच्छा देखिए, एक एक बात समझिए। कल हम लोग ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था तो क्या किया था, वो हम लोग ने कुछ ऐसा लिखा था, E इज इक्वल टू लिमिट Q टेंडिंग टू जीरो F डिवाइडेड बाई Q। ऐसा कुछ लिखा था हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते वक्त। तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि क्या ये सिर्फ हमारा एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है, कि क्या ये सिर्फ हमारा मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है, यानी कि हमने सिर्फ मैथ्स का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर दिया F बाई क्यू करके। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन ऐसे कर दिया है कि अगर हमारे पास एक चार्ज यहां पर है Q, और इस चार्ज Q की वजह से अगर हमें इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो हम क्या करते हैं, हम लोग कंसीडर करते हैं कि इस जगह पर एक चार्ज है Q, और इस चार्ज Q पर जो फोर्स लग रहा है उसको निकालते हैं। पहले हम लोग करते हैं कुछ ऐसा, 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। गुड इवनिंग मुस्कान, गुड इवनिंग पलक, गुड इवनिंग सिमरन, गुड इवनिंग मंजीत, गुड इवनिंग साई। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग ने ये जब चीजें लिखी तो दिमाग में आता है कि अच्छा, इसको हम Q से इधर डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये बन जाती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बन जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। तो क्या जरूरत थी, ना बनाते। मैथ्स बस किया हम लोग ने, इधर से उधर चीजों को ले गए। जो ये वेरिएबल था Q, यानी कि चार्ज जो था, इसको इधर से इधर ले गए। गुड इवनिंग रमन। लो साउंड, कितना लो साउंड? ठीक है, बाकी सबको तो आवाज आ रही है आई थिंक। देखिए, आपके जो स्पीकर्स वगैरह होंगे उस पर कुछ प्रॉब्लम होगी। देखिए, तो यहाँ पर अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ये निकल कर आ रही है। तो देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स नहीं है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस आखिर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हम समझते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया, वो सिर्फ मैथ्स नहीं है कि एक क्यू को इधर डिवाइड पर ले गए और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। नहीं, ये नहीं है। एक्चुअल में नेचर में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो जब वो एग्जिस्ट करती है, इस वजह से उसको डिफाइन किया गया है। गुड इवनिंग अरमान, गुड इवनिंग। ठीक है, सही है ना पलक? हाँ ठीक है। तो ये हुआ। अब हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अब बात करें तो मतलब, देखिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस का मीनिंग क्या होता है, ये शब्द को आप आगे चलकर बहुत सुनेंगे। तो इस फिजिकल सिग्निफिकेंस का मीनिंग क्या होता है, ये आपको जानना जरूरी है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग ये होता है कि नेचर में क्या ये चीज मौजूद है। ठीक है, तो क्या नेचर में ये चीज मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। देखिए, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। क्या जनरेट होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की वजह से एक्सेलरेटेड। अब एक्सेलरेटेड में स्पीड बढ़ भी रही होगी या घट रही होगी, समय के साथ कांस्टेंट नहीं है स्पीड, बस इतना है, या तो बढ़ रही होगी या तो घट रही होगी। तो जब भी चार्ज एक हमारा एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आप क्या समझते हैं? लाइट जो है हमारी, वो एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये जो लाइट है, जिसकी वजह से हम अपने चारों तरफ इस पूरी दुनिया को देख पाते हैं, तो वही हमारी एक तरीके की क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी कि नेचर में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, क्योंकि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पता है क्या मौजूद होता है? जैसे कि एक इस पे एक डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रही होती है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही होती है। ओके, और फिर ये दोनों ऐसे ऑसिलेट करती हैं कि इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती हैं और आगे जाती जाती हैं। देखिए, जब हम लोग चैप्टर 8 में पहुंचेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ही चैप्टर में पहुंचेंगे, तब
बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे जनरेट होती हैं, कैसे ट्रेवल करती हैं, क्या स्पीड होती है, वो सब वहां पर जानेंगे। बट अभी के लिए हमें समझना है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि क्या नेचर में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है या सिर्फ ये एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है। तो पहला एविडेंस तो ये है कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है। दूसरा एविडेंस ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट हो पाती है इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस की वजह से। कैसे? देखिए, सन है और अर्थ है। सन से अर्थ तक जो लाइट आ रही है वो क्यों आ पा रही है? वो इस वजह से आ पा रही है, देखिए यहां पर तो वैक्यूम है, सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम है, कुछ नहीं प्रेजेंट है। तो जब इनके और इनके बीच में कुछ प्रेजेंट नहीं है, किसी तरीके का मीडियम प्रेजेंट नहीं है, तो फिर कैसे एक वेव ट्रेवल कर रही है सन से अर्थ तक? उसका रीजन है क्योंकि जो लाइट होती है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उस पे इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है, और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को देती है। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को, और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो एक दूसरे को ये जनरेट करते हुए आगे बढ़ती हैं, और इस तरीके से प्रोपोगेशन हो जाता है यहां से यहां तक। तो सोचिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना होती तो ये चीज ऑसिलेट करते हुए आगे बढ़ता ही नहीं। ठीक है, बात समझ पे आई? हाँ, चार्ज पार्टिकल विच इज वाइब्रेटिंग कैन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? बिल्कुल कर सकता है। जो चार्ज पार्टिकल वाइब्रेटिंग, मतलब वाइब्रेशनल मोशन में होंगे, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वाइब्रेशनल मोशन में क्या है, जो वेलोसिटी होती है बढ़ती है घटती है। ठीक है, जब मीन पोजीशन पर आती है तो वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम होती है। जब एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है वाइब्रेशन में, तो उस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होती है, यानी कि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। तो इस तरीके के चार्ज पार्टिकल भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज आती है कि अगर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसी वजह से जो सन है वहां से अर्थ तक लाइट आ रही है, या फिर कह लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, यहाँ पर अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल गया कि हाँ नेचर में मौजूद है। इसका एक और एविडेंस ये है कि मान लीजिए कि हम क्या करें, जो सोर्स है, जो सोर्स है उसको बंद कर दें। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई डिवाइस है जिससे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक डिवाइस है जिससे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर हम कायदे से इसको ऑब्जर्व करें, ठीक है, कायदे से अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करें, तो हमें क्या मिलेगा कि सोर्स को ऑफ करने के बाद भी मान लीजिए कि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही थी। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रोपोगेट कर रही थी इस डायरेक्शन में। तो मैं सिर्फ प्रोपोगेशन की डायरेक्शन बना रहा हूं कि इस डायरेक्शन पे प्रोपोगेट कर रही थी। अब जैसे ही इस सोर्स को बंद किया गया, तो होता क्या है कि आगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो चुकी होती हैं, वो आगे ट्रेवल करती रहती हैं। ठीक है, तो आपने कभी सुना होगा कि इस चीज के बारे में कि जो गैलेक्सीज वगैरह वगैरह होती हैं, डिस्टेंट गैलेक्सीज, बहुत दूर गैलेक्सीज होती हैं, तो उनकी जो लाइट आज हम देख रहे हैं वो कई बिलियन पुरानी है, कई बिलियन ईयर पुरानी है। वो इस वजह से क्योंकि कभी की निकली हुई लाइट अभी तक वो ट्रेवल करती हुई आपके पास आ रही है, और लाइट क्या है, एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि मान लीजिए बहुत दूर की कोई गैलेक्सी है, और यहाँ पर हमारी अर्थ है, यहाँ पर कोई तारा था जिससे कि लगातार लाइट आ रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो तारा था वो डेड हो गया। तो उसकी वजह से होगा क्या, अब जो पहले लाइट इससे निकल निकल चुकी होगी वो आगे ट्रेवल करती हुई अर्थ तक आती जाएगी, आती जाएगी। तो मान लीजिए कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, अगर वो 100 लाइट ईयर्स है। ठीक है, समझे, यहां से अगर यहां तक 100 लाइट ईयर्स है, ये डिस्टेंस होती है लाइट ईयर्स। तो होगा क्या कि जो हमें यहाँ पर लाइट मिलेगी वो इतनी पुरानी होगी, यानी कि इतने पहले की जो चीजें हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई देंगी। यानी कि अगर हम सोर्स को स्विच ऑफ भी कर देते हैं, तब भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, वो क्या होती हैं, वो प्रोपोगेट करती रहती हैं आगे।
ठीक है, और साथ में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो अपने साथ मोमेंटम और एनर्जी को कैरी करती हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास एविडेंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी भी ट्रांसपोर्ट करती हैं, और ये हमारा जो होता है, ठीक है, यहाँ पर फील्ड्स जो होती हैं ये खुद की एक एंटिटी होती है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारी क्या है, मान लीजिए कि इस तरीके से समझिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है। अब इस चार्ज की वजह से क्या हुआ, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, ठीक है, इस चार्ज की वजह से इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। ओके, तो अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चारों तरफ, वो खुद में एक खुद की एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि किसी भी तरीके का वेरिएशन इस जगह पर, वो जरूरी नहीं है कि इस पे वापस इफेक्ट डाले। इस जगह पर जो इफेक्ट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, जरूरी नहीं कि वो चार्ज पर वापस इफेक्ट डाले। यानी कि मान लीजिए दूसरा चार्ज रखा हुआ है इस जगह पर, और उसकी वजह से भी कुछ पॉइंट है, तो यहाँ पर इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके क्या है, एक फिजिकल एंटिटी है। ओके, बात समझ पे आई? ओके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जो चीजें पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ओके, यहां तक ये बात समझ पे आ गई सबको? बताइए, यहां तक सभी को बात समझ पे आ गई? अगर यहां तक बात समझ पे आ गई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, वो सिर्फ एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स से हम लोग ने इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन नहीं कर दिया, तो अब आइए बढ़ते हैं आगे कि मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमें रिप्रेजेंट करना हो कहीं पर, तो किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करते हैं? ओके, किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करते हैं? तो याद करिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि क्या होगा उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड में? बताइए, अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगा उस पे? बताइए बताइए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उस पे क्या क्या प्रेजेंट होगा? बताइए जल्दी। इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर एक वेक्टर क्वांटिटी तो क्या प्रेजेंट होगा? यहां पर हमारे प्रेजेंट होगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देखिए, जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ई और एन कैप, इस तरीके से मान लीजिए हमने लिख दिया। यानी कि इसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मौजूद होता है। तो अगर हमें किसी तरीके से पेपर में ये, मतलब जो हमारे सामने सीट है, अगर उस पे बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इन दोनों चीजों को हमें रिप्रेजेंट करना है, मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इन दोनों चीजों को हमें लेकर चलना है। तो कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो उस रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो अलग अलग चीजें हैं, समझिएगा गौर से। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन प्रेजेंट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं किसी पेपर में या कहीं किसी भी जगह पर जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है, तो ये यूज की जाती हैं। यहां तक क्लियर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस लिए यूज होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो यूज होती हैं किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। बात समझ पे आ गई? ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूज की जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे ऐसी चीज होनी चाहिए जो इन दोनों को क्या कर सके, बैलेंस आउट कर सके। यानी कि इन दोनों को हमें रिप्रेजेंटेशन करके दिखाना है। तो इसके लिए देखो, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। कैसे? एरो बना दिया, डायरेक्शन बन गई। एरो बना दिया, डायरेक्शन
बन गई। फिर बात आती है मैग्नीट्यूड की, कि मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है रिलेटिव स्ट्रेंथ को। किसको? रिलेटिव स्ट्रेंथ को। कैसे? यहां पर सेम एरिया कंसीडर करते हैं। जैसे कि एक एरिया ऐसे कंसीडर कर लिया, मान लीजिए कि हमारे पास एक एरिया है, ठीक है, एक एरिया है कुछ ऐसा, कुछ एक ऐसा हमारे पास एरिया है, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पर कटा हुआ है ये, तो ये एक एरिया है, और इस एरिया को मैंने एक बार कहा, ये समझ पे आ गया, ऐसा एरिया है। तो ये जो बना हुआ है ये 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 इस तरीके से एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो, ये इस एरिया को अगर मैं इधर ले जाऊं, या इधर ले जाऊं, या इधर ले जाऊं, कहीं पर भी ले जाऊं, ऐसे रखूं, कहीं पर रखूं, जो इसके एरिया की वैल्यू होगी वो कैसी रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं इस एरिया को यहां पर पुट करता हूं और सेम एरिया को इधर पुट करता हूं, ठीक है, और हम जानते हैं। सर क्लियर नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा क्लियर? ये क्लियर नहीं आ रहा? क्लियर क्या नहीं आ रहा? पलक? देखिए, यहां पर हम लोग जानते हैं कि किसी चार्ज के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है। कैसे? हम लोग ने कल देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। तो इस चार्ज से जितना पास पॉइंट हम कंसीडर करेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो उतने पास इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा होगा। ओके, ठीक है। तो यहां पर, तो अब देखिए, हमें पता है कि चार्ज के जितना नजदीक होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा। तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर यूज किया, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया कुछ इस तरीके से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई गई कुछ, मान लीजिए ऐसी, ठीक है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई गई, और ये एक एरिया कंसीडर किया गया, उस एरिया को यहां पर रखा गया और उसी एरिया को यहां पर रखा गया। तो सेम एरिया से देखो पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखते हैं जब, तो यहां पर जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इस एरिया से वो कम है एज कंपेयर टू यहां पर सेम एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम यहां पर बता सकते हैं कि इस जगह के कंपैरिजन पर यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रांग है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों का यूज करके दोनों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब कैसे समझ पे आ गया? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए, मान लीजिए हम हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अगर मान लीजिए रिप्रेजेंट करनी है, तो यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया, देखा एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब यहां पर रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन पे। जब इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां पर रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन पे। जब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां पर रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। इसी तरीके से हम लोग ने चारों तरफ इस पे रख कर देखा, तो ये देखा कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ऐसे ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करते हैं, ये मैंने कल बताया था। तो देखो, एक चीज तो हमने निकाल ली, डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर बना दी हैं ऐसे, और हमारा जो ये है इस तरीके से बनाई, इनको एक कंटिन्यूअस कर्व पे बना देंगे हम लोग। कैसे? इसको सबको जोड़ते हुए ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। ऐसे इनको जोड़ा और ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई। ठीक है, ये जो छोटे छोटे वेक्टर्स बन रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखो, गौर से देखो इनको। किसी जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देखो इस जगह पर ये वाला वेक्टर क्या है? बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, और ये वाला और छोटा है। तो ये जो वेक्टर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड यानी कि डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन यहाँ पर तो इस तरफ है, और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। क्योंकि जो वेक्टर की लेंथ होती है वो रिप्रेजेंट करती है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ये पता है ना आपको? अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए, समझ लीजिए इसको। ये बाई कन्वेंशन हम लोग ये लेते हैं कि जो वेक्टर जितना लंबा होगा यानी कि उसका मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा। तो गौर से देखिए, इस चार्ज के पास जो यहाँ पर हम लोग ने ऐसे वेक्टर बनाए हैं वो कैसे हैं? उनकी लेंथ ज्यादा है,
उसके बाद छोटे वेक्टर्स हैं, उसके बाद और छोटे वेक्टर्स हैं। तो ये तो थे क्या, जब हमने यहाँ पर एक चार्ज पुट किया था, पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यहाँ पर भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इस तरीके से यहाँ 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 हर जगह यहाँ पर पुट किए थे। ठीक है, सिमिलरली हर जगह पुट किए थे। तो हम लोग ने क्या देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जब हम, ये तो वेक्टर्स बने हुए हैं, ये वेक्टर्स बने हुए हैं, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए एक कंटिन्यूअस कर्व इन सबको मिलाते हुए बनेगा ऐसे, यहाँ पर इन सब को जोड़ते हुए एक कंटिन्यूअस कर्व ऐसे, तो जो ये रेड लाइन से बना रहा हूं मैं, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस यूनिट इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यूनिट पॉजिटिव नहीं, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये रेड कलर से बनी हुई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ओके, तो यहां पर देखिए, मैं अगर एक एरिया कंसीडर करता हूं इस जगह पर, और इस सेम एरिया कंसीडर करता हूं इस जगह पर, तो यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि इससे एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही, इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तब हम कह सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में यहां इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। ठीक है, कभी भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखकर ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कितना है, सिर्फ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी चार्ज के चारों तरफ रिप्रेजेंट करने के लिए। सर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इन वेक्टर के बराबर हो गई। देखिए, अंतर है दोनों में। अंतर ये है कि यहां पर क्या गया है, यहां पर ये जो एक एक बना हुआ है ना, आपको तो एक बार में ये डायग्राम दिख गया, ये एक बार में आपको डायग्राम दिख गया। बट ये सबसे पहले यहां पर रखा गया चार्ज, तो ये हमने सिर्फ रिप्रेजेंट कर दिया कि इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड ऐसे है, ज्यादा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से। फिर चार्ज इधर रखा, फिर इधर रखा, तब जाकर ये 3 एरो बने। उसके बाद फिर इधर रखा, फिर इधर रखा, तो ये एरो बने। ऐसे रखा तो फिर इधर बने। तो ऐसे करते करते चारों तरफ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट किया वेक्टर से। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। इन वेक्टर्स को जब हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं ऐसे, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ऐसे कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई है जब इनको कंटिन्यूअसली ऐसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये लाइन बनी है ना, मान यहाँ पर एक चार्ज है, ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, और इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर हम लोग ने ऐसे कंटिन्यूअस चार्ज, ऐसे सॉरी कंटिन्यूअस कर्व बनाया। और ये कंटिन्यूअस कर्व हमारे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो देखो, ये कर्व ऐसे बने हुए हैं कि जब एक एरिया कंसिडर करें हम और इसको यहाँ पर पुट करें और उसी को यहाँ पर पुट करें, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो उससे पास हो रही हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। इस वजह से कहा जाएगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। एज कंपेयर टू दिस ये लगाना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने आप में इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो मैग्नीट्यूड को हमेशा कंपैरिजन करके करती हैं। क्यों? इस वजह से, क्योंकि मैं इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर बना सकता हूँ, जितना मन उतना बना दूं, जितना मन उतना बना दूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी एरिया के अंदर कितनी है, वो इस बात को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं कि वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो इस बात को रिप्रेजेंट नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से मैं कितनी भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे पास करा सकता हूं। तो ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से जब हम मैग्नीट्यूड को देखते हैं तो हमेशा कंपेयर करके देखते हैं, सेम एरिया कंसीडर करते हैं दो जगह पर और उनमें देखते हैं कि क्या है। ठीक है, क्लियर? सबको क्लियर ये चीजें? देखिए, आप लोग चीजों को जानने के साथ साथ बीच बीच में जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूं, जैसे कि एरिया की बात करी, तो एरिया तो सबको समझ पे आता है। बट मैंने कहा कि हम एरिया कंसीडर कर रहे हैं, तो एरिया कंसीडर करने का मीनिंग क्या है ये भी समझ पे आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में जो आइडिया है वो आप तक तभी पहुंचेंगे जब मेरे द्वारा बोले गए हर एक शब्द का मीनिंग आपको क्लियर होगा। हाँ, है ना? तो हर एक शब्द का क्या मीनिंग है, जब वो हम समझ जाते हैं तो क्या चीजें लिखी हुई हैं सामने, उसको वो समझ पे आने लगती हैं चीजें। है ना? कि आपने कोई मूवी बचपन में देखी होगी तो समझ पे नहीं आई होगी, आपको वो वही वही पार्ट समझ पे आया होगा जो जो आपकी मेंटल स्टेट थी उस समय। अब उसी मूवी को जब आप अभी देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ पे आएगा। क्यों? क्योंकि आपने नॉलेज गेन कर लिया ज्यादा। सेम चीज यहाँ पर भी होती है कि वर्ड्स को समझना ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके,
तो मुस्कान को क्लियर है, पलक को क्लियर है, निहारा को क्लियर है, दक्ष को क्लियर है। ओके, और पलक को सॉरी सर भी है। अच्छा, उसके लिए जो ब्लर लिख दिया था तुमने। अरे कोई नहीं, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एरिया मान रहा है, मैं समझा नहीं पलक। कहां पर एरिया मान रहा है, कहां पर मान रहा है मतलब? चलिए, जब तक लिखिए तब तक हम आगे देखते हैं कि अब हमें क्या चीजें बतानी है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों यूज होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चीजें होती हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, और इन दोनों को ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर सकती हैं। कैसे कैसे? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और जो मैग्नीट्यूड होता है हमेशा कंपैरिजन करके हम लोग निकालते हैं। कैसे? एक सेम एरिया कंसीडर करते हैं, और जब इधर और इस पे कंपैरिजन करना है तो हम क्या करेंगे, सेम एरिया इधर रखिए, सेम एरिया इधर रखे। जहां से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी वहां पर कह देंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस जगह पर उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, एज कंपेयर टू दिस। ओके, ये। अब आगे चलते हैं, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया कंसीडर मींस, एरिया बिल्कुल यही चीज मैं कह रहा था। एरिया कंसीडर मींस कि हम एरिया को मान रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, वहां पर हम लोग एरिया को एज अ मतलब यूज कर रहे हैं एरिया को। एरिया कंसीडर करने का मतलब कि हम यहां पर मान लेते हैं उसको, फिर चीजों को देखते हैं। ठीक है, बात समझ पे आई? तो जैसे फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका मीनिंग क्या होता है? फिजिकल सिग्निफिकेंस शब्द जो है ना, जो अभी भी मैंने शुरुआत किया था टॉपिक, जिस टॉपिक से, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस का मीनिंग होता है सिग्निफिकेंस जो हमारे सामने मतलब जिसका एविडेंस हो, एक तरीके से जिसका एविडेंस मिल सके, तो उसका वो सिग्निफिकेंस है। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस, चारों तरफ चीजें मौजूद है कि नहीं, फिजिकल वर्ल्ड में उसका सिग्निफिकेंस है या नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें फेसबुक की, तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं कुछ, वो सिर्फ और सिर्फ नेट के अंदर मौजूद है, इंटरनेट के अंदर मौजूद है। बात समझ पे आई? उसका फिजिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये चीज। तो अब बात आती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी? यूनिफॉर्म। हाँ, तो अब बात आती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, बिल्कुल। एरिया को यूज करने से हम बात कर रहे हैं कि एरिया कंसीडर करिए यहां पर, और यूज करिए अभी। मान लीजिए, लेट अस सपोज, ये सारा मीनिंग है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अब बात आती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग ये है कि आप मान लीजिए यहां पर अगर मैं कह दूं कि यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि आप इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम निकल कर आएगी। ठीक है, तो अगर हमें इस पूरे रीजन पर इस बात को रिप्रेजेंट करना है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है। कैसी है? यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग यूज करेंगे इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। यानी कि देखिए, जब इस तरीके की चीजों को हमें रिप्रेजेंट करना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है, तो उस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूज होती हैं वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे करते हैं? ऐसी लाइंस का यूज करते हैं जो पैरेलल हो और इक्वली स्पेस्ड हो। हेलो कोमल। हेलो कोमल। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी होंगी? पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड। पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड से क्या मतलब है? देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमें कहीं पर रिप्रेजेंट करना है, देखिए, ये मान लीजिए दो प्लेट्स हैं, दो मेटल प्लेट्स हैं। एक ये बड़ी सी मेटल प्लेट है, खूब बड़ी सी मेटल प्लेट है, और ये एक बड़ी सी मेटल प्लेट है। ठीक है, तो इन दो बड़ी मेटल प्लेट्स के बीच में, अब देखो, जैसे मैंने बोला लार्ज मेटल प्लेट्स या बड़ी मेटल प्लेट्स, ये मैंने बोला, तो इसका भी एक मीनिंग है जिसको कि मैं अभी समझाऊंगा आगे चलकर, कि लार्ज से मीनिंग क्या होती है या इनफाइनाइट से मीनिंग क्या होती है। हम बोलते हैं ना, बहुत जगह बोलते हैं इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, क्या मीनिंग होता है इनफाइनाइट का? क्या एक्चुअल में इनफाइनाइट पे हम जाते हैं? ठीक है, तो देखिए यहां पर
जो हमारे पास एक लार्ज मेटल शीट्स हैं, उनमें अगर इधर निगेटिव चार्ज रखा हो और इधर पॉजिटिव चार्ज रखा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इधर से इधर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर होती है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, अब क्योंकि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, चाहे इधर निकालो, चाहे इधर 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 कहीं पर भी निकालो, मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है। मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है, और जो इसका हमारा क्या कहते हैं डायरेक्शन होती है वो भी सेम ही होती है। तो इक्वली स्पेस्ड और पैरेलल लाइंस हमने बना दी, इक्वली स्पेस्ड और पैरेलल लाइंस ऐसे बना दी। ये हो गई हमारा किसका रिप्रेजेंटेशन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अब से अगर मैं कभी कहूंगा कि अब लेट अस कंसीडर, ठीक है, बिल्कुल उनके बीच का गैप बराबर होगा, पैरेलल होने की वजह से उनके बीच का गैप बराबर होगा। तो जब हम कोई एक एरिया कंसीडर करेंगे ऐसे, तो सेम एरिया जब इधर कंसीडर करेंगे तो उनसे देखो दोनों जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है सेम पास हो रही है, सेम नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इधर और इधर दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, बराबर है। ठीक है, अगर ये पैरेलल नहीं होती, पैरेलल अगर नहीं होती, थोड़ा सा भी इनमें डेविएशन होता, मान लीजिए हल्का सा डेविएशन ऐसा है, तो कहीं ना कहीं वो जाकर मीट करती। तो अगर हम जब एरिया ऐसे कंसीडर करते, तो क्या होता कि सेम एरिया कंसीडर करने पर कहीं पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही है उससे ज्यादा होती, कहीं पर कम, तो फिर वहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट नहीं हो पाती। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि अभी कब हम आगे चलकर बोलेंगे कि चलो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, लेट अस सपोज वी हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, ऐसे पैरेलल लाइंस का। ठीक है, ऐसे पैरेलल लाइंस का यूज करते हैं। तो ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं, अब देखो थोड़ा सा ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल लाइंस की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, इस तरीके से चीजें रिप्रेजेंट होती हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करके। तो समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, और साथ में कुछ एग्जांपल, जैसे यहां पर एक चार्ज है हमारा जो कि पॉजिटिव है, यानी कि Q ग्रेटर देन जीरो है। Q ग्रेटर देन जीरो, तो Q ग्रेटर देन जीरो जब हम ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे इस जगह पर, तो हमें पता चलेगा कि अ, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कैसे करते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रखते हैं, तो जिस डायरेक्शन पे उससे फोर्स लग रहा होता है वो उसकी डायरेक्शन निकल कर आती है, और जितना फोर्स पर यूनिट चार्ज निकलता है, F/Q जितना निकलता है, वो क्या होता है, वो निकल कर आ जाता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। है ना, ठीक है, क्लियर। तो अब यहां पर क्या है कि Q ग्रेटर देन जीरो। तो अब देखिए यहां पर कि ये पॉजिटिव चार्ज है, हम जब इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और उससे फिर उसी तरीके से वेक्टर्स फॉर्म होते हैं, और उन वेक्टर्स को ऐड करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बन जाती हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो कैसी होती है, वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन पे होती है। तो मैंने एक शब्द बोला, एक शब्द क्या कॉम्बिनेशन ऑफ शब्द है, वो है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। इसका क्या मीनिंग है, इसको अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि आगे मैं कई जगह पर इसको यूज करूंगा। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन को मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था। और तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन जो होती है ना, उसका क्या मीनिंग है, समझिएगा इस बात को। अगर हम एक सर्कल बनाए, उसके सेंटर से एक रेडियस बना दें ऐसे, ठीक है, और इस रेडियस में किसी इंसान को चला दें ऐसे, तो वो क्या करेगा, वो इधर भागेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये रेडियस के अलोंग जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये रेडियस के अलोंग जा रहा है। ठीक है, तो ये जब रेडियस के अलोंग जा रहा है, तो इसको बोलते हैं रेडियली मूव कर रहा है, ये रेडियस के अलोंग मूव कर रहा है ये। और किधर जा रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। मान लीजिए ये यही इंसान क्या होता, ये अंदर की तरफ इधर जा रहा होता, ठीक है,
इस तरफ, तो इसको बोलते हैं रेडियली, यानी रेडियस के अलोंग अंदर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है वो हो गई रेडियली इनवर्ड। ओके, तो रेडियली आउटवर्ड का मीनिंग क्या होता है और रेडियली इनवर्ड का मीनिंग क्या होता है, समझ पे आ गया? क्योंकि आगे चलकर बहुत यूज होगा ये सब एक्सप्लेन करने के लिए चीजों को, तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए मीनिंग क्या है इसका। ठीक है सर, आप नोट्स भी प्रोवाइड कराते हो? देखो, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, अगर आप उसको लिखते गए वही नोट्स है। जो मैं यहाँ पर आपको बताता जाता हूँ, जैसे डेरिवेशन करता हूँ, या बीच में मैं इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखे, जो चीज हाईलाइट कर रहा हूँ आप उसको लिखते जाइए साथ साथ, वही आपके नोट्स हो जाएंगे। पता है, जब मैं क्लास 12th में था तो मेरे नोट्स और रफ में कोई अंतर नहीं था देखने में। अगर आप उसको देख लेते तो आप उसको निकाल के लाइन नमकीन भर के खा लेते। ठीक है, कुछ इस तरीके के थे। तो हम हॉस्टल में थे, तो हमें बचा के रखनी पड़ती थी अपनी नोट्स, क्योंकि शाम को हम लोग को बंटता था लाइन नमकीन, और बच्चे आते थे सीधे खेल कर और वहां से निकालते थे पन्ने, जिसके मिलता था उससे उखाड़ लेते थे, तो वो बचा के रखनी पड़ती थी हमें। समझे? तो नोट्स आप खुद बनाइए, मैं चीजों को बताता जा रहा हूँ, हाईलाइट करता जा रहा हूँ, आप वहां से उसको चीजों को लिखते जाइए साथ साथ, क्योंकि इतना टाइम तो रहता ही है। तो आप अभी पढ़ रही हैं, फिर बाद में नोट्स बनाएंगे देखेंगे, तो वो बहुत होता हेक्टिक हो जाता है। साथ साथ में करते रहिए चीजें। नोट्स क्या होता है? जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आप एक छोटे से पन्ने में लिख सकें, वही क्या होता है, वही हमारा नोट्स होता है। ठीक है, तो नोट्स हमारा होता है, नोट्स किसी और का नहीं होता है। ठीक है, तो हम ऐसे नोट्स तो नहीं, किसी की स्लाइड्स वगैरह पड़ी हुई हैं वेबसाइट पे, तो आप वहां से स्लाइड्स जाकर देख सकते हैं, बट हम ऐसे अलग से कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। वहां पर मटेरियल है खूब है, बट आप खुद के नोट्स बनाइए। नोट्स हैं, नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए नोट्स तो नोट्स हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप खुद नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स खुद के होते हैं, दूसरे के नहीं। ओके, अच्छा चलिए, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी, और उसको हम लोग ऐसे बनाते हैं रेडियली आउटवर्ड। क्यों? क्योंकि रेडियस ऐसे ही दिखाई देता है हमें, जब एक सर्कल के रेडियस को ड्रॉ करते हैं, तो रेडियली आउटवर्ड ऐसे हो गया, और रेडियली इनवर्ड होता है निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमें ये देखने में लगता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं और निगेटिव चार्ज में जाकर एंटर करती हैं। हमें देखने में ये लगता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और निगेटिव चार्ज पे एंटर करती हैं। समझ पे आई बात? तो अब समझिएगा यहां से कि मान लीजिए कि आपके पास ऐसे दो चार्ज रखे हुए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज इधर और एक नेगेटिव चार्ज इधर। तो क्या हो रहा है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और इस पे निगेटिव चार्ज पर एंटर कर रही हैं। ये ऐसे जा रही हैं और ये इधर एंटर कर रही हैं, इधर जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ये ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। ठीक है, हमेशा चार्ज के पास आने पर ये रेडियली इनवर्ट हो जाती है। अब ये पास बहुत रखा हुआ है, इस वजह से ऐसा कर्व्ड दिख रहा है, वरना जब आप इसको ऐसे रखेंगे तो ये अलग तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, ये रेडियली आउटवर्ड है पॉजिटिव चार्ज के लिए, और निगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड। ठीक है, यहाँ पर इन इन दोनों फिगर्स को अलग अलग मानिएगा, एक साथ मत मान लीजिएगा कि एक एक जगह पर रखे हुए हैं, क्योंकि जब ये पास में रखे होते हैं तो एक और चीज फॉर्म होती है, एक नई चीज फॉर्म होती है, उसको डाइपोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाइपोल कहते हैं। जब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आसपास रखे होते हैं तो डाइपोल फॉर्म होता है, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी नहीं। यहां पर आपको क्या याद रखना है, तो जैसे मैंने बोला ना कि यहां पर आपको क्या याद रखना है, तो इसी चीज को आपको नोट करना है। ठीक है, इसी चीज को आपको नोट करना है। तो जो फील्ड लाइंस होती हैं वो स्टार्ट करती हैं पॉजिटिव से, यानी कि जो इनका ओरिजिन होता है, ओरिजिनेशन होता है, वो होता है पॉजिटिव चार्ज से, और एंड करती हैं नेगेटिव चार्जेस पे। पर मान लीजिए कि कहीं पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, ये वाली कोई चीज यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही मौजूद है। तो होगा क्या, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और जाकर इनफाइनाइट पर कहीं टर्मिनेट हो जाएंगी। कहां हो जाएंगी? इनफाइनाइट पर टर्मिनेट हो जाएंगी। टर्मिनेट का मीनिंग क्या होता है? टर्मिनेट का मीनिंग खत्म हो जाना। ठीक है, जैसे गंगा जो निकली है वो कहां से निकली है, ओरिजिनेशन कहां से उनका? ठीक है, गंगोत्री जो वो है ग्लेशियर। ठीक है, और एंड कहां पर हो रहा है, टर्मिनेशन कहां हो रहा है, जाकर सागर पे मिल जाती हैं। ठीक है, बे ऑफ बंगाल पर। उसी तरीके से यहां पर भी है कि ओरिजिनेशन तो इसका पॉजिटिव चार्ज से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमेशा, और जो टर्मिनेशन होता है वो, अगर कोई दूसरा निगेटिव चार्ज आसपास नहीं है तो वो जाकर इनफाइनाइट में टर्मिनेट होती हैं।
इसी के एकदम जस्ट अपोजिट होता है कि मान लीजिए कि यहां पर ऐसा कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे लगती हैं जैसे इनफाइनाइट से आ रही हो और आकर कहां खत्म हो रही हो, इस निगेटिव चार्ज पर, यानी कि निगेटिव चार्ज पर आकर यहां पर टर्मिनेट होती हैं। ठीक है, समझ पे आ गई बात। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एक कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कर्व को फॉर्म करते हैं विदाउट एनी ब्रेक्स। यहां ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूअस कर्व को फॉर्म करते हैं विदाउट एनी ब्रेक्स। A pair of two equal and opposite charges separated by small distance is called an electric dipole. Exactly मुस्कान। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफिनीशन है, जिसको कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक समझ पे आ गई बातें। ये क्या हुआ? तो जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम बात करेंगे, तो मान लीजिए यहां पर जैसे दिख रही हैं, तो ये लाइंस जो बनी है वो कैसी हैं? कंटिन्यूअस नेचर की, कंटिन्यूअस कर्व है विदाउट एनी ब्रेक। ऐसा नहीं होगा कि हम ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, या ऐसे ऐसे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, या ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूअस कर्व होंगी। ठीक है, या तो जैसे स्ट्रेट लाइन हो, या तो कुछ ऐसा हो, या ऐसा हो, तो हमेशा कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। कंटिन्यूअस कर्व का मीनिंग क्या है? कर्व से मतलब होता है हम लोग का, जब भी हम कर्व शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कर्व मीनिंग का मतलब होता है कि जो ग्राफ हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं ना कभी, तो ग्राफ में ये जो लाइन बनती है इसको कर्व कहते हैं। तो हम लोग सिंपली इसको बोल देते हैं, अब ये कर्व स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व कर्व भी हो सकता है, बट जो जनरल केस है वो कर्व है। स्ट्रेट तो एक स्पेशल केस है, वरना तो सर कर्व है। यानी कि आप तो सिर्फ एक पोजीशन पर ऐसे स्ट्रेट होकर बैठ सकते हैं, वरना तो कैसे भी बैठ जाएं, वो तो इधर उधर कैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो कर्व जो है वो कैसा है? हमारा एक जनरल फॉर्म है लाइन का। ठीक है, समझ गए? और उसमें से जो स्ट्रेट लाइन होती है वो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है। तो जनरल का मीनिंग क्या है? अब जनरल का मतलब जनरलाइज्ड करके एक बहुत बड़े एरिया को कंसीडर कर रहा है वो। ओके, समझ पे आ गई बात। तो ये चीजें और ये चीजें आपको याद रखनी है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व को फॉर्म बनाती हैं, हमेशा कंटिन्यूअस कर्व होती हैं विदाउट एनी ब्रेक्स। फिर एक और इसकी प्रॉपर्टी है, और वो ये है कि टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। मान लीजिए कि हमने दो पॉजिटिव चार्ज पास में रख दिए, दो पॉजिटिव चार्ज पास में रख दिए, तो जब दो पॉजिटिव चार्ज को पास में रखेंगे तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेगी, एक दूसरे को कट नहीं करेगी। वो कैसे क्या करेंगी? ऐसे रिपल्सन शो करेंगी, ऐसे ऐसा बन जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, जिसको कि हम लोग ने अभी पढ़ा है पिछले और पिछले लेक्चर पर, पिछले के पिछले लेक्चर पर। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहता है किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगा नेट सम उस पॉइंट पर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सबका वेक्टर सम। तो इसकी वजह से मान लीजिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, और इसकी वजह से है इस तरफ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा इस तरफ। तो सेम चीज यहां पर प्रेजेंट होगी, बाकी क्या था पहले उससे मतलब नहीं है। तो इसी तरीके से चीजें ऐसे रिप्रेजेंट होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, समझ गए? तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन शो करता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उसकी ऐसे यहाँ पर फॉर्म होती हैं। ओके, क्योंकि यहाँ से ऑरिजिनेशन है, टर्मिनेशन तो यहाँ पर है नहीं, तो वो इनफाइनाइट पर जाकर कहीं टर्मिनेट होंगी। इधर भी इनफाइनाइट पर जाकर टर्मिनेट होंगी। ओरिजिनेट तो हो गई, निकल तो गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हाथ से निकल गई, अब जाके कहाँ गई पता नहीं, इनफाइनाइट पे कहीं तो चली गई, जाकर वहां जाकर टर्मिनेट होगी। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि देखो, ध्यान करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दो काम है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और दूसरा उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। तो किसी जगह पर मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रॉस ऐसे करा दिया, जानबूझ के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करा दिया, तो अब जो इनका काम है वो तो अब नहीं कर पाएंगे ना। आप कैसे? इस पॉइंट पर देखो, अगर इसके अलोंग देखें तो हमें समझ पे आएगा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और जब इसके अलोंग देखेंगे तो हमें लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की वजह से एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर क्रॉस कर दिया तो वो
उस जगह पर दो डायरेक्शन शो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाँ देखिए, अरमान ने यहाँ पर इसका एक प्रॉपर आंसर लिखकर आपको दे दिया, यानी कि आप अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। मीनिंग क्या है वो मैंने बता दिया। तो इसने क्या लिखा, टू इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो देन एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू लाइंस ऑफ डायरेक्शन, नहीं होगा, ये शब्द नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। देयर विल बी टू डायरेक्शन, देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होना चाहिए, सम होकर ही बात होगी। तो जब सम होकर ही बात होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फिर कहां से दो डायरेक्शन वहां पर हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाते हुए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप को फॉर्म नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप को फॉर्म नहीं करती, वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाती हैं। अब देखिए ये जो है हमारा सेटअप, सेटअप यानी कि अरेंजमेंट जो है, ये क्या है, ये एक तरीके का डाइपोल है। तो देखिए एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ डाइपोल, तो आप ये डायग्राम बना कर आएंगे। और जब पूछा जाए ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड नियर टू वन अनदर, तो आप ये बना कर आएंगे। समझ गए? यहां पर देखिए ये डाइपोल के केस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, नेगेटिव में टर्मिनेट हो रही हैं। ये कभी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। क्लोज लूप का मतलब होता है ऐसा कि जहां से स्टार्ट हो वहां पर आके एंड हो जाए, ऐसा कभी भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं करती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये बनेगा डायग्राम। दो पॉजिटिव चार्ज के पास होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो ऐसी होंगी। यहां पर आप निगेटिव चार्ज दोनों रख सकते हैं। यहाँ पर अगर दोनों निगेटिव चार्ज रखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा बताइए? अगर यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज की जगह पर दो निगेटिव चार्ज रख दी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये जो अभी तक डायरेक्शन ऐसी है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज रखने की वजह से, मतलब सिर्फ अगर सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो तो जो डायरेक्शन होगी वो इधर हो जाएगी, बाकी पूरा डायग्राम सेम रहेगा। तो कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है फ्रॉम अ नेगेटिव चार्ज, तो ये बनेगा एक सिंगल आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। सिंगल आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, मैंने बोला ये इतने ढेर सारे शब्द यूज किए, कुछ तो मीनिंग होगा ना। तो सिंगल आइसोलेटेड का मतलब है कि कोई दूसरा चार्ज उसके विसिनिटी यानी कि उसके चारों तरफ कोई चार्ज मौजूद नहीं है। विसिनिटी का मतलब होता है उसके चारों तरफ कोई चार्ज मौजूद नहीं है, और ये पॉजिटिव चार्ज के लिए हो जाता है, ठीक है। सर प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माइनस क्यू पर जा रही है, बट क्या वो एब्जॉर्ब हो रही है या वापस जा रही है? नहीं, वापस नहीं जा रही, वो एब्जॉर्ब हो रही है, यही है। एब्जॉर्ब क्या मतलब? टर्मिनेट हो रही है, वहां पर जाकर एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। यहां पर ये एंड हो रहा है, ठीक है, यहां पर ये एंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो वो इससे चिपक ही जाएगा। जब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां पर रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मैं इतना लंबा शब्द बोलता हूं, कोई तो मीनिंग होगा ना इसका। तो यहां पर जब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पुट करते हैं तो वो क्या होता है, ऐसे आकर इसमें चिपक जाता है। ये है उसका मीनिंग कि अब यहां से वापस नहीं जा पाएगा, ठीक है। मुस्कान कह रही है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर इफ दे डिड, द फील्ड ऑफ द पॉइंट ऑफ विल नॉट हैव द यूनिक सेक्शन विच इज थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है मुस्कान, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। ओके, तो ये चीज समझ पे आ गई। अब हम लोग चलते हैं आगे, एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है? एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। व्हाई नॉट? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता सडन ब्रेक? सडन ब्रेक इस वजह से नहीं हो सकता, समझिएगा। सडन ब्रेक होने का मतलब क्या है, अगर वो समझ पे आ गया तो ये क्वेश्चन समझ पे आ जाएगा। सडन ब्रेक होने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा था प्लस क्यू, और दूसरा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पर लेकर आए, तो ये अभी इस पे फोर्स लगा रहा था इस डायरेक्शन पे, ठीक है। जब ये यहाँ पर पहुंचा तो अब इसने फोर्स लगाना बंद कर दिया, उसके बाद यहाँ पर पहुंचा तो फिर इसने फोर्स लगाया।
फिर जब यहां पर पहुंचा तो फिर इसने फोर्स लगाना बंद कर दिया, यहां पहुंचा तो फिर फोर्स लगाया। तो सडन ब्रेक की वजह से क्या होगा कि वो रिप्रेजेंट करेगा कि फोर्स लगना बंद हो गया है, बट फोर्स लगना बंद नहीं होता कभी। तो जब फोर्स लगना बंद नहीं होता, समझ रहे हैं, जब फोर्स लगना बंद नहीं होता तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ये जो चीज निकल कर आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उनमें कभी भी सडन ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि एक्चुअल में जो फोर्स होता है इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर, किसी चार्ज की वजह से वो उस पे फोर्स लगना बंद नहीं होता। इस वजह से यहाँ पर ये भी कभी ऐसा सडन ब्रेक्स नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। ठीक है। उसके बाद ये है कि एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड्स विल लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो इसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। ओके, ठीक है। ये चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजनरी लाइंस। इमेजनरी लाइंस की जगह पर अगर हम ये यूज करें कि एक हमारा ये मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात नहीं कर रहा मैं। बहुत गौर से, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है जो कि रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी जगह पर। बात समझ पे आ गई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कंफ्यूज मत करिएगा। विकास सिंह, हेलो सर। हेलो हेलो। हेलो विकास। ठीक है। तो यहां पर ये है इसके आंसर जो प्रॉपर आपको लिखने हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। जो इस पे था मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है, ऐसा क्यों नहीं होगा। अब देखिए बात आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आखिर क्या होता है? ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ पे आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ पे आ गई। तो अब याद करिए उस एरिया को, जिस एरिया को हमने पुट किया था ये पता करने के लिए कि किसी जगह पर, किसी दूसरे जगह के कंपैरिजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ ऐसी चीज है कि मान लीजिए आपने एक एरिया कंसीडर किया। ओके, समझिएगा, आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखिए मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस पे डिपेंड करता है। विकास सिंह, गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिपेंड कर सकता है, बताइए। गॉसियन सरफेस क्या होती है, क्या आपको ये बात क्लियर है गॉसियन सरफेस क्या होती है? अगर आपको ये चीज क्लियर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे पे भी आपको समझ पे आ जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो अभी मैंने पढ़ाना चालू किया है, ठीक है, और आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है, सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस पे डिपेंड करता है। तो नहीं करता है, गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं डिपेंड करता है। अब इस क्वेश्चन पे आपकी थोड़ी सी एम्बिग्युइटी भी है। कितने टाइम की क्लास है ये? क्लास बस एंड होने वाली है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बस एंड ही होने वाली है, बस इंट्रोडक्टरी थोड़ा सा इसको बताऊंगा, और उसके बाद इसको बाकी का जो चीजें हैं वो कल बताऊंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम देखिए विकास, अगर आपको गॉसियन सरफेस वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो जब उस टॉपिक में आएंगे तब एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी के लिए आपका जो आंसर है, वन लाइनर आंसर, वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो गॉसियन सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। साथ में मैं ये भी कह रहा हूँ आपके क्वेश्चन पर भी एम्बिग्युइटी है पूछने के तरीके में, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि सीधा सीधा अगर मैं आंसर दे दूं तो वो आपको आगे चलकर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की। जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, सिर्फ आपने पूछा मैंने जवाब दे दिया, उसकी बजाय आप पूछें एक बार, फिर दोबारा आपको पूछने की जरूरत ना पड़े, ये मैं कोशिश करता हूं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर बात करें तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक एरिया है और इधर पर एक बल्ब लगा हुआ है। तो ये बल्ब क्या करेगा? मान लीजिए ये बल्ब लगा हुआ है, तो ये बल्ब क्या करेगा, यहां से अपने चारों तरफ लाइट को निकालेगा, हाँ या ना? ठीक है, ऐसे निकालेगा इलेक्ट्रिक लाइट को अपने चारों तरफ। ठीक है।
तो अब यहां पर अगर हम एक एरिया को कंसीडर करें कुछ इस तरीके से, एक एरिया से, तो उस एरिया के अंदर से मान लीजिए एक विंडो है, तो उस विंडो के अंदर से जितनी लाइट आ रही होगी वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इसको तो अभी थोड़ा सा आप समझ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि उसको, वो तो लक्स कहलाता है, बट यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तब बात करते हैं जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर कर लेते हैं इस बल्ब की जगह पर। तो अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा बस ऐसे ही बता रहा हूं, इसको कल क्लास में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ओके, तो आई होप जो आज की क्लास थी वो समझ पे आई होगी आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, और फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ। किसी को कोई डाउट है आज की क्लास से रिलेटेड? ठीक है, आप दूसरी उसका भी पूछ सकते, मतलब आगे कभी। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स, फ्लक्स नहीं, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी का भी क्या मीनिंग है? सर एरिया स्केलर है। फिर आपके क्वेश्चन पर मुझे एक चीज बोलनी पड़ेगी, आपने बोला एरिया, तो एरिया जो निकल कर आता है वो मीटर स्क्वायर पर, जैसे 5 मीटर स्क्वायर निकल कर आ गया, तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है। बट एरिया वेक्टर की जब हम बात करते हैं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, एरिया और एरिया वेक्टर को कल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मीनिंग क्या है दोनों का, क्यों हमें इस्तेमाल करना पड़ा एरिया वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट। तो सिर्फ आपने लिखा है एरिया स्केलर है, तो इसके लिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको एरिया और एरिया वेक्टर पे डिफरेंस, फिर जाकर मैं बात करूंगा कि एरिया स्केलर है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से होती हैं चीजें। ओके, हाँ मुस्कान, आपने इसकी डिफिनीशन लिख दी। सेम टाइम पर सर मतलब? अच्छा, क्लास, क्लास इसी टाइम पर, हाँ सेम टाइम सेम जगह, अगले वो दिन। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, 5:30 टू 6:30 हमारी क्लास का टाइम कल होगा। ओके, आगे हम इसी के आगे चीजें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चले चलो, तो गुड बाय सभी को।